बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। जनरल बाजवा और इमरान खान की खुफिया मुलाकात की कहानी अब मंजर-ए-आम पर आ गई है। इमरान खान को मुलाकात के मकाम पर कौन छोड़ने गया, पहुंचे तो सामने कौन खड़ा था, अहम तरीन खुफिया मुलाकात किस कमरे में हुई, कितने लोग मौजूद थे और किन दो शख्सियात को दूसरे कमरे में भेज दिया गया, और फिर इमरान खान ने जनरल बाजवा की किस बात से इनकार किया और इस इनकार के जवाब में जनरल बाजवा का क्या एक्शन था, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और व्यूअर्स, आपको बताएं कि ज़मान पार्क में इमरान खान की मुलाकातों का सिलसिला जारी है और इमरान खान ने मिसेस मंडेला का खिताब किसको दिया, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर मरीम नवाज केपीके में इमरान का नाम सुनकर कैसे खौफजदा हुई और फिर किस खातून को पुकारा, यह भी आपको बताएंगे। और फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वतन की सालमियत के लिए इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत, भारत में इस वक्त क्या हो रहा है, और फिर DGISPR को आज एक स्टेटमेंट क्यों जारी करना पड़ा उस वक्त जब मुल्क के अंदर आर्मी चीफ के हवाले से सोशल मीडिया पर एक खास किस्म की कैंपेन रन की जा रही है। ये कहानी भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं कि आपने पाकिस्तान के मीडिया पर यह खबर मुतअद्दिद बार सुनी होगी कि जनरल बाजवा की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और यह मुलाकात प्रेसिडेंट हाउस में हुई। सदर आरिफ अलवी ने इस मुलाकात को फैसिलिटेट किया था, यानी यह ख्वाहिश थी जनरल बाजवा की कि ये मुलाकात हो और फिर खान साहब उनको मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन व्यूअर्स, ये पहली दफा ऐसा हुआ कि अब इस मुलाकात की बाकायदा कन्फर्मेशन आई है, और ये कन्फर्मेशन दी है चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज साहब, जो खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, और उन्होंने इस मुलाकात से बाकायदा तौर पर पर्दा उठा दिया। एक टीवी टॉक शो में बैठे हुए थे और उनसे मुताद्दिद सवालात पूछे गए कि किसने बुलाया था, साथ कौन था और किस गाड़ी में गए। सवाल उनसे ये पूछा गया कि 22 अगस्त की मुलाकात जिसमें आप इमरान खान के साथ गए, इस मुलाकात की रिक्वेस्ट किसकी तरफ से आई थी, यानी ख्वाहिश का इजहार किसने किया था कि खान साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं। इसका जवाब शिबली फराज साहब ये देते हैं कि ये रिक्वेस्ट जनरल बाजवा की तरफ से आई थी और यह मुलाकात ऐवान सदर में हुई थी और मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद था जब यह मुलाकात हुई। फिर यह भी उनसे सवाल किया गया कि जब आप गए तो गेट से लेकर लिफ्ट तक कौन सी शख्सियत मौजूद थी, क्या कोई शख्स प्रोटोकॉल मौजूद था कि नहीं मौजूद था, और क्या यह भी बात दुरुस्त है, क्योंकि इस तरह की मुलाकातें, क्योंकि आप वक्त के आर्मी चीफ हैं और अगर आपकी इस मुलाकात की भनक किसी को लग जाती तो यकीनन PDM का टोला चीखें मारता कि देखो आज भी जनरल बाजवा जो है वो इमरान खान से मिल रहा है और फैसिलिटेट कर रहा है, ये सवाल उठ सकता था। तो इसीलिए सवाल ये पूछा गया कि गेट से लेकर लिफ्ट तक क्या कोई शख्स मौजूद था, तो शिबली फराज साहब इसका जवाब देते हैं कि जी बिल्कुल कोई मौजूद नहीं था, और इसका मकसद इसे सीक्रेट रखना था ताकि किसी को भी कानो कान खबर ना हो कि जनरल बाजवा ने अर्जी डाली है इमरान खान को कि जनाब मैं आपसे मिलना चाहता हूं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि वहां सिर्फ मिलिट्री सेक्रेटरी के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। फिर उनसे यह भी सवाल किया गया कि क्या आपको मुलाकात की इतला ऐवान सदर से दी गई थी, क्योंकि अगर ये मुलाकात ऐवान सदर में हो रही है तो फिर सदर आरिफ अलवी का एक बुनियादी किरदार है, और जो बात हम मुसलसल करते रहे कि सदर आरिफ अलवी ने मीडिएशन का किरदार अदा किया, आज भी पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ और मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुसलसल राब्ते में है। और जब भी कोई पैगाम रसानी करनी होती है किसी भी ताकत ने जो इमरान खान के मुखालिफ खड़ी है, तो सदर आरिफ अलवी अपना किरदार अदा करते हैं। इसका जवाब देते हैं शिबली फराज साहब कि जी क्योंकि मैं चीफ ऑफ स्टाफ था तो इसलिए ऐवान सदर से मुझे ये पैगाम आया और इस मुलाकात के हवाले से कहा गया, यानी सदर आरिफ अलवी ऐवान सदर बाकायदा ऑन बोर्ड थे और उस वक्त जनरल बाजवा ने सदर आरिफ अलवी को यह पैगाम भेजा कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूं। फिर यह भी सवाल किया गया कि क्या आप ये बताएंगे या आपको ये बताया गया कि उस वक्त ये मुलाकात किससे हो रही है। होता है ना कि आपको इनविटेशन ऐवान सदर दे रहा है और कहा गया कि खान साहब को लेकर आ जाओ, तो भाई किससे मिलना है। अगर एजेंडे पर जिस शख्सियत से मुलाकात होनी है वो नहीं बताया जाएगा तो फिर मुलाकात किस लिए आप कर रहे हैं। तो फिर इसके जवाब में
शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं बताया गया था, बस ये कहा गया था कि इंतहाई अहम मुलाकात है और इंतहाई अहम शख्सियत से मुलाकात जो है वो होने जा रही है। जाहिर है कि इमरान खान साहब को पहले से इल्म था। शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि इस मुलाकात के हवाले से, और उनसे किसी ने रब्ता किया होगा और बताया होगा कि मुलाकात होनी है और जनरल बाजवा साहब जो आपसे मिलना चाहते हैं। और व्यूअर्स, फिर इस मुलाकात के बाद आपको याद होगा कि खान साहब का इंटरव्यू भी आया। कामरान खान ने वो इंटरव्यू किया था और फिर एक्सटेंशन की बात होना शुरू हुई और खान साहब ने ये कहा था कि मैं इस पर लीगल क्या मसाइल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी लीगल टीम से बात करूंगा। ये इस मुलाकात के बाद की सिचुएशन है। फिर ये सवाल किया गया शिबली फराज साहब की तरफ से कि क्या पार्टी में आपने किसी को बताया था? खान साहब मिलने जा रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू हो रही है, क्या ऑन बोर्ड लेना जरूरी समझा? ये सवाल उनसे पूछा गया, जिसका वो जवाब देते हैं कि नहीं, किसी को नहीं बताया। यानी ये मुकम्मल सीक्रेट रखा गया। इस मुलाकात के हवाले से किसी को कानो कान खबर नहीं थी। और फिर वो ये भी कहते हैं क्योंकि मुझे भी हदायत दी गई थी खान साहब की तरफ से कि आपने इस हवाले से किसी से बात नहीं करनी, तो मैं मुकम्मल खामोशी मैंने इख्तियार की और किसी और को भी इसके बारे में कानो कान खबर नहीं हुई। फिर ये सवाल किया जाता है कि क्या ड्राइवर साथ था? चूंकि अगर आपने गेट से लेकर लिफ्ट तक तमाम जो सिक्योरिटी है उसको हटा दिया, तो फिर गाड़ी जो चला रहा है तो वो ड्राइवर होगा, कौन होगा? तो इसका जवाब शिबली फराज साहब ये देते हैं कि गाड़ी मैं खुद चलाकर गया, हम पार्लियामेंट के गेट के जरिए गए, किसी को मालूम नहीं हुआ कि कौन आया है और किससे मिलने के लिए आया। और फिर खान साहब गाड़ी में पीछे बैठे नहीं थे। मैंने कहा कि आप पीछे बैठ जाएं ताकि एक जो प्रोटोकॉल है वो बरकरार रहे। तो इस पर उन्होंने कहा कि तुम छोड़ो मेरी फिक्र, तुम सिर्फ गाड़ी चलाओ और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि शिबली फराज साहब के वो इसी किस्म की शख्सियतें यानी दमंग किस्म के इंसान हैं और वो गाड़ी की अगली सीट पर बैठ कर गए, पिछली सीट पर बैठने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्योंकि तासुर शायद ये था जो शिबली फराज साहब की गुफ्तगू से मुझे मिला कि वो ये कहना चाह रहे थे कि हमने अगर इसे सीगा राज में रखना है, खुफिया रखना है, तो फिर ज़रूरी होगा कि खान साहब आप पीछे बैठ जाएँ, फ्रंट पे तो पहचाने जाएंगे कि कौन पार्लियामेंट हाउस में जो है वो दाखिल हो रहा है। फिर ये भी सवाल उनसे होता है और और ये सवाल इसलिए भी बनता था क्योंकि माजी में एक मुलाकात हुई है और एजाजुल हक साहब ने उस मुलाकात का भांडा जो था वो फोड़ा था और वो कहते थे कि कोई डिग्गी में छुप छुप कर किससे मिलता था ये भी कौम को बताएं। बाद में खैर वो छोटा सा उन्होंने यू टर्न ले लिया, लेकिन डिग्गी वाली बात यहां पर भी हुई और इसका जवाब उन्होंने दिया कि जनाब डिग्गी में बैठ के खान साहब नहीं जाते, वो फ्रंट सीट पर बैठ के गए और वो ऐसा ही लीडर है यानी दबंग, किसी से डरता नहीं है। फिर ये सवाल होता है कि क्या आपकी सबसे पहली मुलाकात किससे हुई? यानी जब आप वहां पर दाखिल होते हैं तो किसने आपको रिसीव किया? कोई ऐवान सदर का स्टाफ ऑफिसर था जिसने इशारा किया कि जनाब इस तरफ, और फिर हम उस शख्स को फॉलो करते हुए उस तरफ चल दिए जिस तरफ वो हमें लेकर जा रहा था। फिर सवाल ये होता है कि ये मालूम हुआ कि खाने की मेज पर सिर्फ 4 कुर्सियां थी, सब चीजें पहले ही मेज पर लगा दी गई ताकि किसी वेटर की जरूरत ना पड़े। यानी इतना इसको सीक्रेट रखा गया। होता है ना कि खाना लगा हो तो आप किसी वेटर को बुलाते हैं और फिर वो आपको बातें बताता है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूं आगे बढ़ने से पहले। नवाज शरीफ साहब का ना एक कुक है बरतानिया के अंदर, और उस कुक की कहानी ये है, बगैर उसका नाम बताए हुए, लेकिन नून लीग वाले जो लोग सुन रहे होंगे उन्हें मालूम है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर वो एवन फील्ड और हसन नवाज के दफ्तर में आता जाता है। और ये सिलसिला पाकिस्तान में भी बिल्कुल इसी तरह होता था कि जब भी आपने कोई खबर निकलवानी होती थी ना तो स्टाफ अफसरों से दोस्ती होती थी, कुकों से दोस्ती होती थी। तो लंदन में जो इनका कुक है ना, तो हमारी भी उससे दोस्ती हो गई। तो वो हमें मूवमेंट के बारे में बताया करता था कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब कौन से अस्पताल में जाएंगे, और फिर एवन फील्ड के अंदर आज किसकी मुलाकात है। उन दिनों में आपको याद होगा कि हामिद कारजई, मलिया लोधी और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं एवन फील्ड में जाया करते थे। तो सहाफ़ियों के कोई ना कोई जो है वो सोर्सेज होते हैं। तो इसीलिए इस मेज पर जो लोग थे, जो वेटर्स थे, उनको आने की इजाजत नहीं थी। यानी पहले ही दस्तरखान जो है सजा दिया गया कि आकर बैठें, बात करें और चले जाएं। अच्छा, इसका जवाब जो है वो शिबली फराज साहब ने क्या दिया? वो ये कहते हैं कि जी बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे और एक और जनरल का नाम लिया उन्होंने। वो कहते हैं कि मुझे और जनरल इरफान को भी खाना दिया गया, जो बाजवा साहब के चीफ ऑफ स्टाफ थे। हम दोनों दूसरे कमरे में एक साथ बैठे हुए थे।
फिर ये भी सवाल किया गया कि आप दोनों की क्या गपशप लग रही थी। जवाब वो देते हैं कि चूंकि मैं एयरफोर्स में रह चुका हूं इसलिए जनरल फोर्सेस की बात हुई, यानी पाकिस्तान की फोर्सेस की अपने जो हमारा दिफा है उसके हवाले से बात हुई, यानी इसके अलावा कोई और बात नहीं। फिर ये भी सवाल हुआ कि डिग्गी से मुझे याद आया कि अगर खान साहब आपसे कहते कि मैं डिग्गी में बैठना चाहता हूं, ये सवाल पूछ रहा है एंकर यानी काशिफ अब्बासी साहब ने ये सवाल किया है। और काशिफ अब्बासी साहब मेरे वन ऑफ माय फेवरेट एंकर्स, पाकिस्तान में एक दो ही लोग हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूं और बड़ा बाकायदगी से सुनता हूं। और काशिफ साहब को उस वक्त से सुन रहा हूं जब वो लाल मस्जिद की कवरेज कर रहे थे। अगर आपको याद हो उन दिनों में ARY ऑब्वियसली लॉन्च हुआ और फिर काशिफ अब्बासी उस वक्त जीन्स पहन के और टी शर्ट के अंदर लाल मस्जिद के बाहर से रिपोर्ट किया करते थे। एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हिज लॉजिक और उनकी जो क्वेश्चनिंग होती है। और फिर उन्होंने ये भी सवाल किया जो डिग्गी वाला है, तो इसका जवाब शिबली फराज साहब क्या देते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरा लीडर ऐसा नहीं है कि वो ऐसा करे, वो दबंग लीडर है, वो तो कोई बात करो तो कहता है कि ओए सामने बताओ, यानी छुप के बात नहीं करनी, किसी कोने में जाकर बात नहीं होगी बल्कि सामने होगी, लोगों के दरमियान होगी। और मैं आपको एक बात बताऊं ना व्यूअर्स, इसका खान साहब को कभी कभी नुकसान भी हो जाता है सियासत के अंदर। बाज दफा ना आपको बहुत ऐसा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है जहां पर आप कुछ चीज़ें पोशीदा रख लें, लेकिन खान साहब जो है ना वो डरते डरते किसी से नहीं है और धड़ल्ले की सियासत करते हैं और मुंह पर जवाब देते हैं चाहे सामने कोई भी हो। फिर उनसे ये भी सवाल किया गया कि मुलाकात कितनी देर जारी रही। वो ये कहते हैं शिबली फराज साहब कि मेरा ख्याल है कि तकरीबन आधा घंटा। फिर ये सवाल हुआ कि क्या इमरान या बाजवा इनमें से कौन पहले आया था। फिर शिबली फराज साहब कहते हैं कि बाजवा साहब पहले से वहां पर मौजूद थे और इमरान खान का इंतजार कर रहे थे। अगर ये मुलाकात खान साहब की रिक्वेस्ट पे होती ना तो फिर जनरल बाजवा साहब पहले इनसे इंतजार ना कर रहे होते। जनरल बाजवा वहां पर बैठ गए, पूरी नाकाबंदी कर दी गई, मेज लगा दिया, सेट कर दिया गया, दस्तरखान सज गया और फिर एंट्री होती है इमरान खान की। फिर यह भी सवाल हुआ कि क्या आपकी वहां बाजवा साहब से कोई मुलाकात हुई, जिस पे उन्होंने कहा कि जनाब मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। क्या इसके बाद कोई और मीटिंग हुई, इसका भी उन्होंने जवाब दिया कि कोई मीटिंग नहीं हुई। और फिर इस पे उन्होंने आगे से पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ कि कोई मुलाकात क्यों नहीं हुई। शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि जब हमारा कप्तान किसी बात पर समझौता करने को तैयार ही नहीं था तो कैसे मजीद मुलाकातें हो सकती थी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अगर एक मुलाकात हुई है तो मजीद मुलाकातें भी होंगी। और ये एक पहला स्टेप था एक्सटेंशन की तरफ, यानी एक कंसेंसस वो चाहते थे कि अगर खान साहब भी बात करेंगे और शायद उस नैरेटिव को जो खान साहब ने खड़ा किया है वो भी ज़मीन बोस हो जाएगा। अगर यानी जनरल बाजवा जो है ना वो डबल गेम कर रहे थे और यही वो डबल गेम है जो उन्होंने नून लीग के साथ भी किया है। मलिक अहमद खान साहब जो है ना वो एक तरह से लॉबिंग करते हुए पाए गए हैं और नून लीग के अपने लोग ये बताते हैं कि मलिक अहमद खान का ना कोई सियासी कद काठ, वो लंदन आकर ऑन बिहाफ ऑफ फ्यू फोर्सेस वो आकर यहाँ पे नेगोशिएशंस कर रहा है। वो क्यों कर रहा था? तो इसीलिए जनरल बाजवा ने उनके साथ भी डबल गेम की, उनको कहते रहे, उनको लारा ये लगाया कि तुसी मेरी एक्सटेंशन कर दो तो फिर देखो मैं इमरान खान हल की करता। और फिर इमरान खान से ये कहलवाना चाहते थे कि देखें, और खान साहब ने किसी हद तक ना वो बात कही भी कि मैं एक्सटेंशन जो है अगर मिल जाए, गो के उससे बाद में बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का रिबर्टल भी आया और लोगों ने उस पर तनकीद भी की कि खान साहब आप तो जनरल बाजवा के बारे में बात करते, लेकिन खान साहब ने उसको कवर पॉलिटिकली बड़ा ज़बरदस्त किया था। क्योंकि खान साहब ये कहते थे कि जिस हुकूमत के पास मैंडेट हो ना वही अगला आर्मी चीफ लगा, ये इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था। और यही बात आज शिबली फराज साहब कह रहे हैं और कि जनाब केसेस का सामना करना पड़ेगा। खान साहब ने धड़ल्ले से उन केसेस का सामना कर रहे हैं। आधा घंटे बाद मुलाकात ख़त्म हो जाती है और फिर इसके बाद इमरान खान पर एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, यानी FIR दर्ज करवा दी गई और फिर इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला भी हो जाता है। यानी इसके बाद सब कुछ हो रहा है। तो ये वो मुलाकात थी जिसका जिक्र आज शिबली फराज साहब ने किया और पूरी कहानी जो है वो खोल कर मैदान में रख दी है। अब अगर ये बात गलत है तो कोई आकर इसको रिबर्टल दे दे। अब खान साहब की ना मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ और दिलचस्प बात व्यूअर्स ये है कि इमरान खान ने आज भी ज़मान पाक में जो मुलाकातें हुई जनरल बाजवा के साथ, जो बातचीत हुई, वो एक फ़िक्रे में
मुकम्मल कर दी है, यानी पूरा जवाब दे दिया। किसी ने पूछा कि आपकी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, हुकूमत खत्म होने के बाद मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी। मैंने उन्हें क्या कहा था आप खुद जाकर जनरल बाजवा से पूछ सकते हैं, क्योंकि जनरल बाजवा के भी ना ताल्लुकात सहाफ़ियों से हैं, और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारे सहाफ़ी उनसे मिलकर भी आए, कुछ ने अपने वीलॉग्स भी किए, कुछ लोगों ने वीलॉग्स नहीं किए, कुछ ने आर्टिकल्स लिखे, कुछ ने दिफाई सोर्सेज को कोट करके लिखा। लेकिन जनरल बाजवा जो कहते थे ना कि मैं हमेशा गुमनामी की ज़िंदगी में हमेशा के लिए चला जाऊंगा, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि किसी तरह वो जिंदा रहें और अपने ऊपर लगे हुए दाग जो है ना वो धो दें। लेकिन उनके साथ भी नून लीग ने बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी अपनाई, और जिस तरह से वो लारे लगा रहे थे, नून लीग ने भी उनको उनकी जो हैसियत है और जो उनकी पोजीशन थी उसके मुताबिक सलूक किया। यानी किसी भी जनरल को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने अब ये सबक सीख लिया है। अब देखते हैं कि फ्यूचर में एक्सटेंशंस दी जाती हैं या नहीं दी जाती। व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू की है खान साहब ने, और इस गुफ्तगू का जो महवर व मरकज़ था वो मरीम नवाज़ थी। आर्मी चीफ के हवाले से भी एक सवाल उनसे किया गया। खैर, मरीम को तो उन्होंने मिसिस मंडेला का नाम दिया है, क्योंकि मुल्क के अंदर जिस किस्म की वो कैंपेन कर रही हैं, उनकी हर तकरीर के अंदर आपको इमरान खान बोलता हुआ नजर आएगा। मैं इस पर आगे चलकर बात करूंगा कि क्या उन्होंने बातें कही है, लेकिन ये जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से सवाल किया, उस पर वो ये कहते हैं कि जनाब कोई मुलाकात नहीं हुई और ताली दोनों हाथों से बजती है और ताली एक हाथ से नहीं बजती। यानी अगर उन्होंने बात करनी है या वो चाहते हैं तो मुलाकात होगी, लेकिन इसके अलावा मुलाकात जो है वो नहीं हो सकती। ऑब्वियसली खान साहब का ये मैसेज था जो उन्होंने दिया। अब दूसरी तरफ जो सवाल एक सहाफ़ी ने यह भी किया कि खान साहब आप तो बैठे हुए हैं ज़मान पाक में, लेकिन दूसरी तरफ मरीम नवाज़ जो हैं वो पूरे ज़ोर शोर से मुहिम चला रही हैं इलेक्शन कैंपेन की। खान साहब ने इसका ये जवाब दिया कि मरीम नवाज़ को मिसेस मंडेला बनाकर लॉन्च किया गया और ये लॉन्चिंग बुरी तरह नाकाम होगी। नवाज शरीफ भी वापस आकर देख ले कि उन्हें पाकिस्तान की अवाम किस तरह याद कर रही थी, उनकी मकबूलियत का म्यार क्या है और उनकी मकबूलियत कहाँ पर स्टैंड करती है। खान साहब ने यह भी कहा कि तमाम सियासी मुखालफिन और इदारे इलेक्शन से भाग गए, तमाम आइन की बालादस्ती का रास्ता सिर्फ अदलिया के पास है। बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद सिर्फ अदलिया ही यकीनी बना सकती है और मौजूदा हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। देखें, अब ये जो गुफ्तगू की है ना खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और फिर दूसरी तरफ जो उन्होंने बात की है मरीम नवाज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ एक जाली किस्म का इनकलाब लेकर ना पाकिस्तान में आई हैं। अगर वो ये समझती हैं कि लंदन में बैठकर इस इनकलाब को ज़िंदा रखा जा सकता है, तो यकीनन पाकिस्तान की अवाम ना, जब आप उनके पास जाएंगे, महंगाई की बात होती है तो वो ये कहती हैं कि मुझसे महंगाई की बात ना करो, मैं अवाम की लीडर हूँ, ये हुकूमत का मामला है। IMF से डील हो गई है आपकी, और पाकिस्तानियों पर महंगाई का जो थर्ड स्पेल है वो आने वाला है। पहला स्पेल तब आया जब इनकी हुकूमत बनती है, दूसरा स्पेल तब आया जब इन्होंने दावा किया कि डॉक्टर साहब आकर ठीक कर लेंगे, डॉलर जो है वो नीचे चला जाएगा, 200 रुपये इसकी असल कीमत है, लेकिन आज मुल्क के अंदर डॉलर 280 278 पर ट्रेड हो रहा है। व्यूअर्स, मकबूलियत अगर जलसों से कोई साबित करके इलेक्शन जीतना चाहता है तो फिर तो खान साहब के जलसे बहुत बड़े हैं, और अगर यही मेयार बना लिया जाए, पाकिस्तान की अवाम इन सियासतदानों को देख रही है, इनके किरदार को देख रही है, इनके माजी को देख रही है, और अगर कोई जाली इनकलाब जैसा मरियम निकाल रही हैं और वो समझती हैं कि हालात ठीक हो जाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो शायद ये इतना आसान नहीं होगा। मरीम नवाज़ ने आज तक जितनी भी तकरीरें की हैं ना, आप इन तकरीरों को खोल कर और बाइसेक्ट करके देख लें, इसमें से आपको इमरान खान ही निकलता हुआ नजर आएगा। यानी कि इमरान खान फोबिया हो गया। आप पाकिस्तान की आवाम को पॉलिसीज इश्यूज पर क्यों उनकी रहनुमाई नहीं करती? आप महंगाई को किस तरह कम करना है क्यों नहीं बताती? आपकी हर तकरीर के अंदर फरा गोगी जो है वो आपको मिलेगा, और इसलिए खान साहब ने इनका नाम जो है मिसेस मंडेला रखा, क्योंकि जिस किस्म की ये काम करती फिर रही हैं और जिस तरह से लोगों के घरों में तांका झांकी कर रही हैं, उन ख़वातीन के बारे में जिनका पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं है। आपने कभी सुना है मरीम नवाज़ के अलावा इनके ख़ानदान के हवाले से खान साहब ने कभी बात की हो? कभी नहीं की।
लेकिन मरीम के हवाले से इसलिए बात होती है क्योंकि वो सियासत के अंदर हैं, और किसी भी सियासतदान को तनकीद का निशाना बनाना ये आपका हक है, आज़ादी इजहार है। कोई भी किसी भी सियासतदान की पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकता है, जो खान साहब करते हैं, और खैर इनके तो ये बहुत बड़े राइवल हैं, सियासी मुखालफीन हैं, इसलिए खान साहब जो है वो बात करते हैं। मरीम ये कहती हैं कि अगर मुवाजना होगा तो इमरान खान के 4 सालों का, KPK में 10 सालों का, शहबाज शरीफ के पंजाब में 10 सालों का होगा। मुवाजना होगा तो इमरान के 4 सालों का और नवाज शरीफ के 4 सालों का होगा। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, एबटाबाद के लोगों को उन्होंने कहा कि जनाब तरक्याती काम नहीं चाहिए, फंड्स नहीं चाहिए, उन्हें नवाज शरीफ चाहिए। नवाज शरीफ खैर आपको इक़्तिदार चाहिए, और इसीलिए ये तकरीरें और जाली इनकलाब निकाल कर मरीम नवाज़ जो हैं वो शहर शहर फिरेंगी। व्यूअर्स, ये वो सूरत हाल है जिसका जिक्र आज इमरान खान ने सिर्फ एक जुमला कहकर मुकम्मल कर दिया कि ये मिसिस मंडेला जाली इनकलाब लेकर पाकिस्तान में आई हैं। व्यूअर्स, आखिर में आपको बताएं कि एक कॉन्फ्रेंस जो बरतानिया में जारी है, और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक पैगाम आज ISPR की तरफ से जारी किया गया। DGISPR ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के अमेरिका के दौरे की खबर की तरदीद की है। DGISPR ने अपने ट्वीट में कहा कि सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका से मुतल्लिक क्यास बेबुनियाद हैं और आर्मी चीफ बरतानिया के दौरे पर हैं। DGISPR ने यह भी कहा कि चीफ ऑफ स्टाफ सैयद आसिम मुनीर 5 से 10 फरवरी तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं, और आर्मी चीफ पाक UK कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बरतानिया गए। ये कॉन्फ्रेंस हर 2 साल बाद होती है, और इसमें मुसल्लह अफवाद के ताउन पर बातचीत की जाती है, और ये पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत 2016 से इसमें जो है वो शिरकत कर रही है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला है ना कि दिफाई आपने जो चैलेंजेस हैं इनको ओवरकम कैसे करना है, ये आज से नहीं हो रहा, ये काफ़ी देर से हो रहा है, और साल में 2 दफ़ा ये कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन इसको एक गलत रंग देकर पेश किया गया। पाकिस्तान के बरतानिया के साथ ताल्लुकात को भी रिविज़िट किया जाता है, किस तरह ताउन करना है मुख्तलिफ शोबों के अंदर, इसका भी एक एनालिसिस मौजूद है। और फिर इस मुलाकात को लेकर व्यूअर्स, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा ना उछल कूद हो रही है। मैंने उस दिन भी आपके सामने कुछ चीज़ें रखी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह भी लिखा कि बरतानिया जो है वो अपनी फ़िक्र करे, हमारी फ़िक्र मत करे। उन्होंने कश्मीर का इशू उठाया, और फिर उन्होंने मोदी सरकार को जो है बड़ा पर्सोनीफाई करके पेश किया, और फिर जो नई गवर्नमेंट है यहाँ पर बरतानिया में उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर UK एक ऐसा रोल प्ले करना चाहता है तो फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, लेकिन अमली तौर पर आप खित्ते के हालात को नहीं जानते, और ये मामला भारत जो है बहुत अच्छे तरीके से इसका हल निकाल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक नेचुरल एक आपको जो एक कन्फ्रंटेशन है वो भारत की तरफ से इस इशू पर मिलेगी, और इसका उन्होंने बाकायदा जिक्र भी किया। तो इस दौरे के हवाले से ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है, हर साल ये होती है, लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये खबरें चलाना शुरू कर दी कि जनाब वो तो अमेरिका गए हैं और हम उस जहाज़ को ट्रैक कर रहे थे। मतलब व्हाट इज़ दिस? अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है और आप सिर्फ बाज़ लोगों को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बातें करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आवाम को ऐसी खबरों पर कान नहीं धरने चाहिए, क्योंकि लोगों का कुछ एजेंडा है और वो उस एजेंडे की तकमील के लिए सब कुछ कर रहे हैं। व्यूअर्स, जाते जाते मुझे बहुत ही आज खुशी हुई, हमने अपनी पिछली वीडियो की और मैंने परवेज़ खटक साहब के हवाले से कुछ बातें कही थी कि जो KPK के गवर्नर हैं वो ये समझते हैं कि ये PTI छोड़ देंगे और किसी और जमात में चले जाएंगे। और इससे पहले मैंने आपके सामने कुछ हक़ाइक़ भी रखे कि नून लीग के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जेलें काटी लेकिन नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा, और काश ये चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हमें नजर आए। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब ज़िमनी इंतखाब हुए बहुत सारे लोटे हो गए, उससे पहले लोटे हो गए और इमरान खान का साथ छोड़ दिया। राजा रियाज उसकी एक टिपिकल एग्जाम्पल है, नूर आलम उसकी एक टिपिकल एग्जाम्पल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हुआ। KPK के गवर्नर ने जानबूझकर एक कैंपेन चलाई और मैंने इसका जिक्र किया अपनी पिछली वीडियो के अंदर। गालिबन इस वीडियो को KPK के परवेज़ खटक साहब ने भी सुन लिया है,
اور ان کا باقاعدہ جواب آیا ہماری اس ویڈیو میں. میں چاہوں گا کیونکہ یہ امانت ہوتی ہے, اگر ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو بھی حق ہے, یہ اس کا پلیٹ فارم ہے, وہ اپنی رائے دے سکتا ہے. انہوں نے بہت ہی شائستہ انداز میں اس کا جواب دیا ہے. میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کا جواب دیا. اور انہوں نے کیا لکھا؟ پہلی بات, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, یہ ایک دعویٰ کیا گیا تھا اور ہم نے صرف حالات کا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھا تھا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں, انہوں نے کیا لکھا کہ I heard your vlog, your information about me is wrong. The KPK governor is spreading rumors about me because I wrote a letter to the election commission that the governor is misusing his power and is involved in posting and transfer of the bureaucrats of his choice. یہ بالکل میں نے بات کہی تھی, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ خط لکھا گیا ہے اور یقیناً اس خط کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ اس قسم کا بیانیہ جو بنایا جا رہا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ as a president of the KPK PTI also he is not announcing the date of elections as per constitution. As a governor he has no legal role to interfere in the provincial caretaker setup. I also asked the election commission to issue necessary direction to stop him from trying to influence the caretaker setup. Imran Khan is my leader. I have no intention of leaving PTI. I have no business partnership with anybody which I should be afraid of. Pervez Khattak. PS, if you have any further question, it would be a pleasure to answer them personally. بالکل ٹھیک ہے, ہمارا یہ پلیٹ فارم بالکل آپ کے لیے حاضر ہے. آپ جب بھی آنا چاہتے ہیں آپ کو بالکل اس کا موقع دیا جائے گا. لیکن میں نے امانتاً آپ کا یہ پیغام بغیر کسی اپنی طرف سے ایڈیشن کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا, کیونکہ اگر کسی نے اپنا موقف پیش کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحافتی دیانتداری ہے, ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں. ویورز, آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.